How will you solve question number first? This is the assignment, first page, question number first. In case of question number first, एल्यूमिनियम क्लोराइड वैसे तो आपके पास पता है ये आयनिक कंपाउंड की तरह होता है, मतलब इसमें कुछ आयनिक करेक्टर है, कुछ कोवलेंट करेक्टर है, ओके। और एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ सॉल्व। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास कौन सा है, ये व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 क्लोरीन जुड़े हैं उसके सराउंडिंग में, लाइक दिस। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर बनाए दैट विल बी लाइक दिस। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3। तो इसलिए कोवलेंसी कितनी हुई, 3। कोवलेंसी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कोवलेंसी पूछी थी एल्यूमिनियम क्लोराइड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मैग्नीशियम अच्छा बताओ फिर, मैग्नीशियम क्लोराइड कोवलेंट और आयनिक। आयोनिक। मैग्नीशियम क्लोराइड इज आयनिक, व्हाई सो? क्योंकि सर वो Mg मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, जब वो आयन शेयर करते हैं तो बन जाते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड। क्लोरीन जो है दैट विल बी लाइक दिस, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस। मैग्नीशियम में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम ने एक इसको दिया एक इसको दिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 एंड 2 क्लोराइड आयन बने और ये आपस में आयनिक अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करेक्टर होता है ना, क्लियर। बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ करेक्टर जिसका होता है उसको उस नेचर वाला कंपाउंड माना जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में मेजोरिटी जो है वो आयनिक कंपाउंड वाले करेक्टर की है, तो इसलिए इसको एक आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड हैज कोवलेंट करेक्टर आल्सो, तो जान से रूल पढ़ा है ना हमने, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर भी होता है, क्लियर, प्योर आयनिक नहीं होता। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। They are saying what is the covalency of nitrogen in case of this and in case of this। ये अमोनियम आयन है, ये आपका अमोनिया है। इनमें कोवलेंसीज बतानी है, मतलब कितने कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के, वो बताना है। अमोनिया का स्ट्रक्चर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाता है। और अमोनियम आयन के केस में क्या होता है, अमोनियम आयन के केस में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ तो नॉर्मल बॉन्ड बना रहा होता है, चौथे H पॉजिटिव आयन के साथ, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके साथ इसने क्या बनाया, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही बिलोंग करें। और वो कौन है जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन है, बट शेयर दोनों करवाएं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें कितने बना रहा है नाइट्रोजन, 1 2 3। कोवलेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स इट फॉर्मिंग। नाइट्रोजन कितने बना रहा है, 3, तो इसमें कोवलेंसी कितनी है, 3। इसमें नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बना रहा है, 4, तो इसमें कोवलेंसी कितनी है, 4। क्लियर, कोवलेंसी में डिफरेंस आ जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4। ओके, नाउ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप करे हैं, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करो इसको। तो इस क्वेश्चन में यू हैव टू लुक फॉर दी जीरो डायपोल मूवमेंट, कि किस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो होगी, यही करना है ना पता। अब देखो, उससे पहले आपको इन सभी की शेप्स बनानी पड़ेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की शेप होती है ये लीनियर, जो BeCl2 होता है उसकी भी लीनियर,
कैसे मैं पता लगा रहा हूँ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्योंकि बीई पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, और कार्बन के ऊपर भी सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, जब 2 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, उस टाइम शेप कौन सी होती है? लीनियर। इसकी भी लीनियर, इसकी भी लीनियर। आगे ICl नेगेटिव, इसमें आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। ICl नेगेटिव की जो शेप है दैट विल बी लाइक, ऐसी शेप होगी। कौन सी शेप है ये? स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनी है? ICl नेगेटिव जो होता है, इसमें आयोडीन के अराउंड आपने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आयोडीन के वैसे खुद के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बैलेंस 7। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हम क्या मानेंगे? मान लो उसी में गया, टोटल हो गए 8। आयोडीन के अराउंड टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 क्लोरीन जोड़ने हैं आपस में, 4 क्लोरीन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4। 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन गए? कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 1 2 3 4। क्योंकि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का ही है। तो आयोडीन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 4 कोवलेंट बॉन्ड। 8 में से 4 यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, बचे कितने? 4। वो 4 जो है वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? आयोडीन के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? और ये शेप कौन सी हुई? जिसमें 2 लोन पेयर हों, 4 बॉन्ड पेयर हों। 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर वाली कौन सी शेप होती है? ज्योमेट्री कौन सी होती है? सबसे पहले ज्योमेट्री होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो ज्योमेट्री है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके। और जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड लोन पेयर हों, 4 बॉन्ड पेयर हों, उस टाइम जो ज्योमेट्री होती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर। नॉट ज्योमेट्री, शेप। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, शेप स्क्वायर प्लेनर। और SF6 की शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। लाइक दिस, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, 6 फ्लोरीन के साथ सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जो 6 फ्लोरीन है वो ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 6 फ्लोरीन है जो आपके जुड़े हुए हैं लाइक दिस। ठीक, तो सल्फर के अराउंड सेंट्रल एटम है। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 के 6 बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। और सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर बने हैं। सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री कौन सी हुई? ऑक्टाहेड्रल। और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो जो शेप हुई वो भी ऑक्टाहेड्रल ही। तो SF6 की जो शेप है वो कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब तो जो ये तो होगी शेप की बात, अब जीरो डायपोल मोमेंट की बात करनी है ना, कि किसकी डायपोल मोमेंट 0 है। देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन की, इस वाले बॉन्ड की, इसकी डायपोल मोमेंट इधर को, और इस वाले बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इधर को, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आना है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर को होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। और इस वाले बॉन्ड की अगर बात करें तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इस वाले की डायपोल मोमेंट इधर को। तो दोनों की डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो रही है। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कौन सी हुई इसकी? 0। लीनियर शेप में जो डायपोल मोमेंट हो जाती है वो 0 हो जाती है ना। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही हुआ होगा, जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है ये वाले मॉलिक्यूल में। क्योंकि बेरिलियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। अगर इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की बात करें वो इधर को है, अगर इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की बात करें वो इधर को है। ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0, इसकी भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। तो ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूल
जो है ये जीरो डायपोल मोमेंट वाले हैं। अब इसकी डायपोल मोमेंट को इसकी बात कर लेते हैं। आयोडीन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इधर को, बट इससे इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल मोमेंट इधर को भी है, इस साइड को। ये दोनों बॉन्ड आपस में 180 के एंगल पे हैं। ओके, तो 180 के अगर एंगल पे हैं, इसकी डायपोल मोमेंट को ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल कर रहा है अपर में, तो इन दोनों की डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली इसकी और इसकी आपस में कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और जो लोन पेयर है उसकी भी डायपोल मोमेंट होती है, इसकी डायपोल मोमेंट इधर को है और एक लोन पेयर इधर को है, इसकी भी डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल होगी। मतलब डायपोल मोमेंट थी, इसकी और इसकी आपस में कैंसिल आउट होगी, इसकी और इसकी आपस में कैंसिल आउट होगी, और इसकी और इसकी आपस में कैंसिल आउट होगी, ओवरऑल कैंसिल आउट होगी। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट क्या आएगी? जीरो। इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो, इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो, इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो। अगर इसकी बात करें, इसमें भी सेम केस, इसकी डायपोल मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट को ये वाला कैंसिल आउट कर देगा, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट को ये वाला कैंसिल आउट कर देगा। तो ये भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट, इसकी ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या बनी? जीरो। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी जीरो डायपोल मोमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, explain why bond angle of NH3 is greater than NF3। चलाओ दिमाग, ये सब कुछ करवाया हुआ है, तुम लोगों ने पढ़े नहीं है नोट्स, ना तुमने नोट्स बनाए हैं, इसलिए ये कर रहे हो तुम आज। साथ साथ में पढ़ते रहोगे बेटर है, नहीं तो तुम लोग बाद में दिक्कत में आओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब अगर हम बात करें NH3 की, NH3 की शेप कैसी होती है? पिरामिडल, और यहाँ पे लोन पेयर। NF3 की भी शेप ऐसी होती है, पिरामिडल, और यहाँ पे लोन पेयर। तो शेप में तो कोई डिफरेंस नहीं है, शेप में डिफरेंस होने से भी बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है। ठीक है, बट शेप है ही दोनों की सेम है, इसकी भी पिरामिडल, इसकी भी पिरामिडल, तो बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड शेप की वजह से डिफरेंट नहीं है, शेप दोनों की पिरामिडल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। हाँ अब जी सर। पिरामिडल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। ये जो बॉन्ड बना, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे। ऐसे ही इस बॉन्ड में होगा, ऐसे ही इस बॉन्ड में होगा। ये बॉन्ड पेयर जो हैं, ये नाइट्रोजन के पास ज्यादा लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर लाई कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये कम आ रहा है। जब ये डिस्टेंस कम आता है, तो मैंने क्या बोला था कि ये आपस में ज्यादा रिपेल कर रहे हो बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में ज्यादा रिपेल हो रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में ज्यादा रिपेल हो रहा है, तो एक खुल जाएंगे। जब खुल जाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड के बीच में एंगल। अब इसके केस में देखो, अगले वाले के केस में, अगर अभी तक नहीं समझ आया तो इससे ज्यादा क्लियर होगा अब। इन दोनों का जो, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के पास ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। जब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला, अब ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो कोई ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या होता है? रिपल्शन कम होती है। तो इसके केस में जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो कम है। जब रिपल्शन आपस में कम करेंगे तो ऑब्वियस है ये बॉन्ड एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे, जैसे मान लो पहले ऐसा था, अब क्या हुआ, अब थोड़ा करीब आ गए, ये ऐसे ऐसे हो गए, तो बॉन्ड एंगल कम नहीं हो जाएगा? बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर फ्लोरीन की तरफ है। क्लियर? तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आपके पास यही बॉन्ड पेयर यहाँ पे पड़े होते तो तब इनके बीच में डिस्टेंस कम होता, तो रिपल्शन ज्यादा होती, रिपल्शन ज्यादा होती तो ये ज्यादा खुल जाते, एंगल बढ़ जाता। ठीक है,
इसलिए आपका जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है, अमोनिया की अगर मैं शेप बनाऊं ऐसे, ये होती है अमोनिया की शेप 3D, ठीक है, 3D में पिरामिडल दिखता है ये, तो ये एंगल होता है 107 डिग्री अमोनिया में। और NF3 के केस में यही बॉन्ड एंगल पिरामिडल शेप होने के बावजूद भी कितना होता है, 101.9 डिग्री। NF3 में बॉन्ड एंगल होता है 101.9 डिग्री और NH3 में कितना होता है, 107 डिग्री। दिस इज द डिफरेंस। और रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर की पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। क्लियर। नाइट्रोजन के जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर की पोजीशन पास होगी उतनी ही ज्यादा उनमें रिपल्शन होगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम से जितना ज्यादा दूर हो बॉन्ड पेयर की लोकेशन, उतना ही ज्यादा उनमें रिपल्शन कम होती है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, पहले पूछ रहे हैं आपको पहली बात यही नहीं पता ना डायथाइल ईथर क्या है, क्योंकि अभी इतना एडवांस नेमिंग अभी हमने करी नहीं है, इसलिए ये मैं बताऊंगा। दे आर सेइंग इन वाटर एंड डायथाइल ईथर द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। हाइब्रिडाइजेशन वाला हालांकि कंसेप्ट किया नहीं है, बट अभी हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है दोनों में, और उनकी शेप भी सेम है। वाई डू दे हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, पर फिर भी बॉन्ड एंगल डिफरेंट होते हैं, ऐसा क्यों? और किसमें बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, किसमें बॉन्ड एंगल छोटा होगा, ये बताना है। वाटर की शेप तो आपको पता ही है, कौन सी शेप होती है, बेंट। और डायथाइल ईथर, इधर भी मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों हुए। क्लियर। तो इस इन दोनों की शेप एक जैसी है, वही बात होगी, शेप एक जैसी है। अब इसकी शेप भी बेंट है, इसकी शेप भी बेंट है, ठीक है। अभी मेरे को दोनों में से बॉन्ड एंगल याद नहीं आ रहे थे, आई थिंक मेरे ख्याल से वाटर का जो है वो 104 डिग्री होता है, और इसका अभी मेरे को याद नहीं है डायथाइल ईथर का, ठीक। तो आपको क्या लगता है, दोनों की शेप तो सेम है, तो लॉजिकली दोनों के बॉन्ड एंगल भी सेम होने चाहिए। बट मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल को कई सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे एक फैक्टर तो हमने पीछे ये पढ़ा, सेंट्रल एटम के जितना करीब बॉन्ड पेयर होंगे उनमें रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें खास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो मतलब लोन पेयर की जो पोजीशंस हैं वो तो ऑक्सीजन की तरफ ही हैं ऑलरेडी, दोनों में सेम पोजीशन है बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें डिफरेंस क्रिएट कहाँ पे होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है पहले वो समझो। हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी छोटा सा ही होगा, ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा, वैसे ये खुद आपस में भी रिपेल कर रहे होते हैं ना, हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी आपस में रिपेल करेगा, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमिलर चार्जेस रिपेल ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं CH3 की। अब CH3 कैसा है, देखा देखा जाए तो CH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है ऐसे, और एक्चुअल में मॉलिक्यूल एज इट इज ऐसे लाइनें लुइने तो है नहीं। मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की तरह होता है, तो एक्चुअल में CH3 जो होगा वो ऐसा एक क्लाउड है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बन रहा था छोटा छोटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये छोटा एटम है, और CH3 एक मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है। तो जब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है इनकी रिपल्शन से बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इन दोनों की रिपल्शन से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है, तो इनमें रिपल्शन कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी तो इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ईथर में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और वाटर में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। वर्ड क्या यूज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज करना है स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस
कम है, ये वर्ड यूज करना है आपने। क्लियर? तो ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस डायथाइल ईथर हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन वाटर।